बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हम रीड करने जा रहे हैं नावल कोई ऐसा अहले दिल हो, रिटन बाय नबीला अज़ीज़ की लास्ट एपिसोड। तो उससे पहले अगर गाइस आप में से किसी ने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और गाइस, मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है, मेरे तायाबू की तबीयत इस टाइम ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज हैं। तो आप सब काइंडली उनके लिए ना दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत व तंदरुस्ती अता फ़रमाए और वो खैर खैरियत से अपने घर आ जाए। तो आइए पढ़ते हैं अपना नावल कोई ऐसा अहले दिल हो, रिटन बाय नबीला अज़ीज़ की लास्ट एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। शब भर बारिश बरसी थी, शब भर तकिया भीगा था और शब भर सुकून से वो सोया था। इसे नहीं पता था कि कमरे के बाहर और कमरे के अंदर कैसे सावन बरसे हैं। इसे तो सिर्फ ये खबर थी कि वो थका हुआ था और यकीनन शहरज़ाद भी इस थकन की लपेट में सोई रही थी। इसलिए इसका ध्यान किए बगैर वो उठा, बाथरूम से शावर लेकर निकला और तैयार होकर बाहर चला गया। तुम अपने बीवी बच्चे को लाना चाहते थे ना? इसने नाश्ते के दौरान मुलाजिम से कहा था। जी साहब, आज ही ले आओ। पहले ज़रूरत नहीं थी, मैं घर से बाहर होता था, मगर अब घर का काम ज़्यादा हुआ करेगा और इसलिए किसी औरत की ज़रूरत होगी। ज़रूर साहब जी। वो खुश हो गया। एक तो बीवी बच्चे पास रहते, दूसरी तनख्वाह भी डबल हो जाती। इसे भला क्या चाहिए था? नाश्ता करने के बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया। अलबत्ता जाते जाते मुलाजिम को हदायत कर गया कि बीबी सो रही है, उठेंगी तो नाश्ता बना लेंगी। तुम बीवी बच्चों को लेने के लिए जा सकते हो। और वह खुशी चला गया। ऑफिस आकर भी वो अपना ध्यान काम में नहीं लगा सका था। इसकी सोचें, इसके ख्याल पलट पलट कर हवेली वालों की तरफ जा रहे थे, जो यकीनन अपनों के भी अपने नहीं थे। वो एक एक फ़र्द का रवैया सोच रहा था। कल इसने सब चेहरों से निकाब उतरते देखे थे। वो तो आज तक यही समझता आ रहा था कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है, मगर वो तो अपना ही गोश्त खाने और खून पीने वालों में से थे, जिनको अपने जिस्म के किसी हिस्से के कट जाने की भी तकलीफ़ नहीं होती थी। शायद असूल परस्ती के चक्कर में बेहिस हो गए थे और अपने आप को मजबूत ज़ाहिर करने की कोशिशों में अंदर से खोखले पड़ गए थे, लेकिन अभी तक इस खोखलेपन को छुपाने की सही कर रहे थे। वो जान चुका था हवेली के दरो दीवार बहुत ऊंचे थे, मगर इसमें रहने वाले लोग एक दूसरे के एहसास और मोहब्बत से आरी होकर छोटे पड़ गए हैं। किसी गहरी सोच में हो क्या हुआ? खैरियत तो है? वहीद काज़मी काफ़ी देर से ग्लास विंडो से इसको गुमसुम देख रहे थे। दरवाजे पर दस्तक भी दी, मगर वो मतवज्जा ही कब था। मजबूरन वो बगैर इजाज़त चले आए। नहीं, आइए बैठिए। वो खड़ा हो गया था। परसों तुम शाम को इमरजेंसी में गए थे, खैरियत थी ना? वहीद काज़मी जानते थे कि कबीले वाले लोगों को कोई ना कोई मुसीबत पड़ी रहती है, इसलिए पूछ लिया था और वो खामोश हो गया था। इन्हें क्या बताता कि क्या करके आया? यार तुम मुझे भी परेशान कर रहे हो, बोलो क्या मसला है? वहीद काज़मी से काफ़ी बेतकल्लुफ़ थे। वो भी इनकी फ्रेंडली और जिंदादिली तबीयत से काफ़ी खुश होता था। 1 साल होने को आया था इनके साथ काम करते हुए। अब तो वो इनकी फैमिली से भी काफ़ी घुल मिल गया था। इनके इसरार पर इसने सब कुछ बता दिया कि अब छुपाने का भला क्या फ़ायदा था। अरे ये तो बहुत अच्छा बहादुराना फ़ैसला है। शाबाश, दिल खुश कर दिया। हम भी बहू की कमी महसूस कर रहे थे। इन्होंने इसे गले लगा लिया। इन्होंने इसके फ़ैसले को सराहा था। अरे मेरे बच्चे, उदास क्यों होते हो? मैं हूँ ना तुम्हारा अंकल, तुम्हारा दोस्त। जब मैं तुम्हारे बाप के लिए अपना फ्लैट सजा सकता हूँ तो तुम्हारे लिए तुम्हारा ही घर सजाना कौन सा मुश्किल है? तुम्हारे बाप का निकाह करवाया था, अब तुम्हारा वलीमा करवा देता हूँ। यही समझूंगा कि इतने सालों बाद वलीमे की फुर्सत मिली है। आने दो अमीना और रुमीना को। इन्होंने अपनी बेटियों का जिक्र किया जो अपनी माँ के इलाज के सिलसिले में 2 हफ्ते पहले अमेरिका गई थी। नहीं अंकल, तुम अपने पास रखो, तुम्हारा खर्चा हरगिज़ नहीं करवाएंगे। वो डांट चुके थे और वो रुख फेर गया। सॉरी गाइस। अच्छा, शाम ढले वो घर में दाखिल हुआ था। इसका मुलाजिम जुल्फ़ी अपने बीवी बच्चे को ले आया था। वो सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर आया और दरवाजे पे दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ था, वरना अपने ही बेडरूम में दस्तक देकर आना अजीब भी लग रहा था। मगर पहली नज़र बेड पर पड़ते ठिठक गया। वो जिस हुलिये में इसे सुबह छोड़कर गया था वो इसी पोजीशन में थी। ब्रीफकेस टेबल पर डालकर वो तेज़ी से करीब आया। शहरज़ाद, इसने करीब झुककर इसे पुकारा था, लेकिन इस पर असर नहीं हुआ। इसने जैसे इसकी कलाई पकड़ी, हाथ को आग छू गई थी। वो बुरी तरह बुखार में झुलस रही थी। ओ नो, तो ये सुबह से बुखार में पड़ी और दिन भर अकेली। मखतूम को अपनी सुबह वाली उजलत और गफलत याद आते ही निदामत हुई। वो कपड़े चेंज किए बिना डॉक्टर को बुला लाया और फिर रात भर इसके सराहने बैठना पड़ा था। कल की रात इसने आंखों में काटी थी, आज की रात वो कुर्सी संभाल चुका था। वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और मतवातर इतने दिनों में जहनी टेंशन का शिकार थी, इसलिए इतने शदीद बुखार में असाब जवाब दे गए थे। डॉक्टर ने काफ़ी इंजेक्शन और ड्रिप भी लगाई। सुबह तक इसकी नकाहत में काफ़ी अफाका हुआ था। वो हफासों में लौट आई थी। दोपहर के 12 बज रहे थे, लेकिन आज वो घर पे ही था। इसे हरकत करते देखकर करीब आ गया। अब कैसी तबीयत है? शहरज़ाद ने अपने असाब कंट्रोल करते हुए करीब झुके मखदूम शाह को देखा था, जो महज फॉर्मेलिटी निभाने के लिए फ़िक्रमंद नजर आ रहा था। इसको चुप देखकर पीछे हट गया। फिर दिन भर खामोशी छाई रही, लेकिन शाम को वहीद काज़मी की फैमिली अचानक आ गई। तब तो वो कदरे बेहतर हो चुकी थी, लेकिन बुखार और कमज़ोरी के आसार अभी भी बाकी थे।
वाह भाई, आपकी दुल्हन तो ऐसी हालत में भी होश उड़ा रही हैं। रोमीना ने बर्मिला इजहार किया। शहजाद ने इनके साथ नीचे ड्राइंग रूम में जाना चाहा, मगर इन लोगों ने रोक दिया कि भाई काफ़ी सर्दी और वो बीमार है, इसलिए इसके लिए बिस्तर में रहना ठीक था। मखतूम अलबत्ता वहीद अंकल के पास चला गया। आप बैठे ना आंटी। मिसेस कासमी को भी उठते देखकर बेसाख्ता शहजाद को बोलना पड़ा। नहीं बेटा, तुम लोग बैठो, हम बूढ़े लोग मिसफिट लगते हैं, इंजॉय करने के दिन है तुम लोगों के। मिसेस कासमी प्यार से शहजाद का गाल थपक कर मुस्कुराती हुई चली गई। वो दिल की मरीज़ा थी, कुछ अर्से पहले इनका बाईपास हुआ था और अभी भी मुकम्मल ठीक नहीं हुई थी। फिर भी इनके चेहरे पर बशाशत और सुकून का बसेरा था। वो बहुत ग्रेसफुल थी। शहजाद को अपनी माँ का ख्याल आ गया और आंखें नम हो गई। भाभी, आपको आते आते भी बीमार नहीं होना चाहिए था, भाई तो बोर हो गए होंगे, अमीना ने मासूमियत से कहा और वो लफ्ज़ भाभी पर चौंक गई। एक नया रिश्ता, एक नया ताल्लुक़, एक नया नाम मिल रहा था, लेकिन किसके हवाले से? मखतूम शाह के साथ ऐसा बंधन बन जाएगा, इसने कभी भी नहीं सोचा था। भाभी, लगता है आपको अभी भी आराम की ज़रूरत है, हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। इसे सोचों में गुम देखकर रुमीना और अमीना को मायूसी हुई थी और शहरज़ाद चौंक गई थी। नहीं नहीं, बस मेरा ध्यान कहीं और चला गया। तो तुम लोग बैठो, इतने दिनों बाद फ्रेश चेहरे देखकर अच्छा लग रहा है। इसने रुमीना का हाथ पकड़ लिया और फिर इन दोनों बहनों की वो बातें और शरारतें शुरू हुई कि शहरज़ाद इतने कम और तबीयत ख़राब होने के बावजूद मुस्कुराने पर मजबूर हो गई। 2 घंटे में तो उन्होंने शहरज़ाद को भरपूर कंपनी दी। बिलाखिर मखतूम ही अंकल के कहने पर इन्हें बुलाने आया था। भाभी, हम तो अपने नेक वलीमे के रोज़ ही लेंगे, लेकिन ये तो बताएं आपने भाई से क्या लिया? अमीना शरारत से बोली तो शहरज़ाद ने चेहरा झुका लिया। इसने इसे अपनी इज्जत, अपनी गैरत, अपना नाम और एतमाद सौंप दिया था। इसके अलावा भला किस चीज़ की ज़रूरत रह जाती थी? शुक्र है शहरज़ाद में नकल आ गई। गले में भी खराश हो रही है। एक मेरा ना ज़रा मूड ऑफ सा हुआ है, लेकिन मैंने कहा कि आपकी अपील मिस नहीं करते आज। चलें पढ़ते हैं। भाई भाभी को शॉपिंग कब करवा रहे हैं? जाते जाते इन्होंने मखतूम को इस बात का ख्याल दिला दिया जो शायद इसे खुद से कभी याद ना थी, क्योंकि ये सच था कि शहजाद घर से कुछ भी लेकर नहीं आई थी, लेकिन इस बात का इसे ध्यान ही नहीं था। वो 2-3 रोज़ से इन्हीं कपड़ों में नजर आ रही थी और अगले दिन इसने सबसे पहला काम यही किया। शहजाद को चलने का कहा, मगर वह इनकार कर गई। इसमें इतनी सख्त न थी कि मार्केट जाकर अपने लिए कुछ पसंद कर लेती, सो मजबूरन मखतूम शाह को मुश्किल तरीन काम से अंजाम देना पड़ा। तमाम शॉपिंग बैग समेत वो सीधा बेडरूम में आया था। वो तौलिए से चेहरा पूंछती बाथरूम से निकल रही थी। इन चीज़ों में से यकीनन बहुत सी चीज़ें कम होंगी, लेकिन जो कुछ मेरे ध्यान में आया वो सब ले आऊँ। किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, ले आऊँगा। वो सब कुछ बेड पर ढेर करके चला गया था और शहरज़ाद यूं ही चीज़ें देखने लगी। 3-4 नफीस से कीमती ड्रेस, सैंडल, चप्पल, तौलिए, ब्रश, बल्कि ज़रूरत की तमाम अशिया मौजूद थी। और शहरज़ाद का चेहरा सुर्ख और नज़र झुक गई थी। जिसे हर चीज़ का पता, उसे बताने का क्या फ़ायदा? वो खिफ़्फ़त से सोचती, सब कुछ उठाकर अलमारी में रखने लगी और इतने में टेबल पर रखा मखतूम शाह का मोबाइल बज उठा। वो मोबाइल उठाकर मखतूम को देने का इरादा रखती थी, मगर मोमना पुप्पो का नंबर देकर सबर न कॉल रिसीव कर ली। हेलो पुप्पो। इसका लहजा एक पल में भीगा था। शहरज़ाद, कैसी हो बेटा? मोमना पुप्पो को तमाम हालात का इल्म हो चुका था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हलक में आंसू उतरने लगे थे। अरे नहीं मेरी जान, रोते नहीं है, बहादुर बनो, अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है, इज़्ज़त भी बच गई और ज़िंदगी भी इंशाल्लाह आइंदा भी बेहतर करेगा। इन्होंने तसल्ली दी थी। पुप्पो सब मुझे नापाक। वो कहते कहते रो पड़ी और इतनी शिद्दत से रोई कि मोमना पुप्पो कुछ देर बोल ही ना पाई और इसका दुख समझ रही थी। शहरज़ाद का अगवा इसके दामन को मशकूक कर गया था। सबकी नज़रों में इसकी पाकीज़गी फ़ना हो चुकी थी। बेटा ये सबकी गंदी ज़हनियत है, गंदी सोच है। तुम परेशान मत हो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मखतूम तुम्हारा हमसफ़र बना और वो ऐसी गलीज़ सोच नहीं रखता। वो हमेशा तुम्हारी इज्जत और कदर करेगा। मुझे इस पर फ़ख्र है, इसने इतना बड़ा और मजबूत कदम उठाकर दिल खुश कर दिया। वो इसे समझा रही थी और इन्होंने और भी ना जाने क्या कुछ समझाया, लेकिन शहरज़ाद कुछ भी ना सुन रही थी। इसके गम तो फिर से उधड़ गए थे। शहरज़ाद, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम तो बिल्कुल ही हिम्मत हार बैठी हो। बेटा अपने आप को संभालो, हालात को फेस करो। देखो वो भी तो है, तुम्हारी खातिर इतने लोगों के सामने अकेला डट गया, सब कुछ छोड़ दिया। लड़कियों को तो एक न एक दिन अपने ससुराल जाना ही होता है, अपने माँ बाप और बहन भाइयों को छोड़ना ही होता है, लेकिन कोई मर्द किसी के लिए अपने बावजदाद छोड़ देने का हौसला कभी नहीं कर सकता। जितनी तुम अकेली और परेशान हो, इतना ही अकेला और परेशान वो भी है, लेकिन फिर भी साबित कदमी का सबूत दे रहा है। और तुम दोनों को अच्छे तरीके से ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। पहले भी तुम दोनों लाहौर में रहते थे, बस फ़र्क इतना है कि अब एक साथ हो। एक साथ चलो, एक दूसरे का एहसास करो। अगर एहसास होगा तो मोहब्बत भी होगी। समझ रही हो ना? वो मध्यम आवाज़ से शहरज़ाद को समझा रही थी और वो हत्तुल मकानी की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। यानी अब इसे मखतूम शाह के साथ मगरूर सी कज़न नहीं बल्कि बीवी बन के रहना था। और फिर वो शहरज़ाद जो कभी अपने घमंड, गरूर, हठधर्मी और ज़िद से नीचे आने का सोचती भी नहीं थी, इसने अपना आप हर चीज़ के नीचे दबा दिया था। वो खाक हुई थी, सो इसने अपने आप को खाक कर दिया था, क्योंकि वो जान चुकी थी कि इंसान खाक है, मट्टी का पुतला। अब वो कांच के पैकर या फिर पत्थर का मुजस्मा बनने की कोशिश करेगा भी तो अपनी ही खाक की धूल उड़ाएगा, और जब अपनी ही धूल उड़ती है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। और इसी तकलीफ़ को वो सह चुकी थी, इसलिए अब खाक को खाक समझने का हुनर आ गया था।
और ये भी एहसास हो गया था कि वो गुज़िश्ता ज़िंदगी में क्या क्या गलतियाँ करती रही है। इंसान गलतियों से इसी वक्त संभलता है जब कोई बड़ी ठोकर खाता है। वो भी ये ठोकर खा चुकी थी, सो अब कदम संभल चुके थे। वो मखदूम शाह के वसीयत व ज़रफ़ की मुतारिफ़ हो चुकी थी। वो ख़ुद को इसके सामने नज़र उठाने के भी काबिल नहीं समझती थी। वो इसकी मुजरिम और गुनहगार थी और इसी वजह से अभी तक दोनों में मुकम्मल अजनबियत थी और यह अजनबियत सबसे ज़्यादा मखदूम की तरफ से थी। वो इसकी तमाम ज़रूरतें पूरी करके खुद को अभी तक लाताल्लुक़ रखे हुए था, मगर शहरज़ाद इससे लाताल्लुक़ नहीं थी। इसने इस घर से और इस घर के मालिक से जुड़े हर ताल्लुक़ को कबूल कर लिया था, क्योंकि वही इसकी ज़िंदगी और ज़िंदगी का हासिल थे। इसे लग रहा था कि इसे बेवजह ही मोहब्बत हो चली है। वो मखदूम शाह की सद्दोसपाट कैफियत से कभी कभी घबरा जाती, लेकिन फिर खुद ही अपने आप को तसल्लियाँ देने लगती थी और इन तसल्लियों में अमीना और उमीना का भी हाथ था। वो शहरज़ाद का नई ज़िंदगी की शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा साथ दे रही थी और इन्होंने मखदूम के मना करने के बावजूद घर में एक छोटी सी वलीमा पार्टी अरेंज कर ली थी और इस तैयारी में वहीद अंकल भी पेश थे। इनकी 4 बेटियाँ थीं, 2 शादीशुदा और कनाडा में मुकीम थी और 2 अभी तक गैर शादीशुदा और हवा में उड़ी फिर रही थी। दोनों ही बेहद शरारती थी। इनको देखकर मखदूम को ज़रिश और सहरिश का ख्याल आता और फिर कभी कभी तो दिल में ये ख्वाहिश भी आ भर के रह जाती कि काश मेरी भी कोई बहन होती और वो इसे ढेरों प्यार करता, लेकिन जब वो इसे अपना भाई कहती तो इसे अच्छा लगता था। आज तो कुछ ज़्यादा ही चहक रही थी। दोनों बेडरूम में घुसी हुई थी। दिल थाम लीजिए, हम भाभी को नीचे ला रहे हैं। रुमीना ने शरारत से छेड़ा। वो वहीद अंकल के सामने उनकी छेड़छाड़ से ना चाहते हुए भी नर्वस होने लगा। क्यों, शर्म आ रही है? इतने लोगों के सामने शादी कर लिए लड़ते झगड़ते शर्म नहीं आई? वहीद काज़मी बेटियों से भी बढ़कर थे। अंकल एक बात पूछूं? वो शर्ट के बाजू फोल्ड करते हुए नॉर्मल से अंदाज में बोला। पूछो, आज बहू की खुशी में इजाज़त है। आप ऐसे कामों में कुछ ज़्यादा ही खुश रहते हैं। किसी की खुफिया शादी, किसी की 4 दीवारी में वलीमा करवा के, कहीं ऐसा ही कोई खुफिया काम? मखदूम ने बात अधूरी और जुमानी कही थी और वहीद अंकल का कहका फलक शगाफ था। वो इसकी चोट से महसूस हुए थे। बेटा, 4 बेटियों का बाप हूँ, अब ऐसे खुफिया काम करूँ भी तो ये चारों पकड़ लेंगी, इसलिए दूसरों की देखकर खुश हो जाता हूँ। इन्होंने करीब आती शहरज़ाद के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा था और मखदूम ने पलट कर देखा कि वो किसके सर पर हाथ फेरे और इसे देखने देखने में सबकी नज़र में आ गया था। वो गोल्डन और ग्रीन कम्बिनेशन के इंतहाई नफीस और कामदार ड्रेस में थी और नफासत से किए गए मेकअप और हल्की फुल्की ज्वेलरी में सचमुच मदहोश करने के दर पे थी। अमीना चौंकाती ना चौंकाती तो वो यकीनन बमुश्किल ही नज़र हटा पाता। नेक ज़रा भारी वाला तैयार रखे, इतनी मेहनत की है हमने। दोनों बहनों ने इन्फॉर्म किया था और वो इनकी मेहनत और मोहब्बत का हक समझकर सारी ला चुका था। इस्लाम ने हाथ वलीमे की रात वो कमरे में ही नहीं गया था। रात भर ड्राइंग रूम में सिगरेट फूंकते हुए सोचों में उलझा रहा, क्योंकि वो इतना बड़ा कदम उठा लेने के बाद भी शहरज़ाद की तरफ से अपना दिल साफ़ नहीं कर सका था। इसे आज भी अपनी माँ के दामन पर उछाले जाने वाले कीचड़ के दाग बेचैन किए रखते थे। वो आज भी इसकी हकारत और नफरत सोचता तो पोर पोर जल उठता था। इसकी रग रग में आग बहने लगती थी। वो शहरज़ाद की तरफ माइल होना भी चाहता तो नहीं हो सकता था, क्योंकि इसे मालूम था कि वो इसे नापसंद करती है। वो शायद अरमगान को चाहती हो, इसे सोचती हो, ऐसे वो इस पर अपना इस्तेहकाक और तसल्लुत नहीं जमाना चाहता था। वो इसे तो कबूल कर चुका था, लेकिन इसकी और बहुत सी चीज़ों को कबूल नहीं कर पा रहा था। वो अजब दोराहे पे खड़ा था और ये दोराहा तो नौजवानी की पहली नज़र से ही चला आ रहा था। एक तरफ दिल था तो एक तरफ दिमाग, एक तरफ शहरज़ाद थी तो एक तरफ माँ बाप, एक तरफ बेखुदी थी तो एक तरफ बेरुखी। और वो हमेशा से इसने के बाकी बातों को मानता आ रहा था। इसने हमेशा दिमाग का कहा माना था, इसने हमेशा माँ बाप को चाहा था, इसने हमेशा बेरुखी पर यकीन रखा था। बेखुदी को तो वो हमेशा अपने कदमों तले खुद ही रोन डालता था। इसलिए अब इस दोराहे से खुद को हटाने के लिए वो अपने आप से ही उलझ पड़ा था। और एक वो थी जो अकेली ही संभल गई थी और अपने अच्छे बुरे को जानने के काबिल हो गई थी। इसने रात भर इसका इंतज़ार किया, लेकिन वो इतना संगदिल हो चुका था कि इसे एक नज़र देखने की गर्ज भी नहीं रखता था। वो अपनी मौजूदा ज़िंदगी पर 2 आंसू बहाकर तल्खी से मुस्कुराई। जो बोया हो वो तो काटना ही पड़ता है मोहतरमा शहरज़ाद। इसने खुद कलामी सी की और आहिस्ता आहिस्ता तमाम ज़ेवर उतारने लगी थी। एक और सुबह किनारे आ लगी थी और एक नया दिन नई रात को ढूंढने निकल चुका था। शायद इसे रात मिल ही जाती, मगर अपना आप गंवाकर, बिल्कुल ऐसे जैसे मोहब्बत इंसान के दिल को खाकर जवान होती है। फिर मोहब्बत तो रहती है मगर दिल नहीं रहता। इसी तरह रात तो रहती है, दिन नहीं रहता। जैसे शहरज़ाद तो रह गई थी मगर मखदूम नहीं रहा था। हालांकि वही तो इसे ढूंढने निकला था और ढूंढ के खुद खो गया था। रफ्ता रफ्ता खुद ब खुद ही ज़िंदगी एक रूटीन पे आती चली गई और इन दोनों को ही पता न चला कि कैसे सब कुछ नॉर्मल और अपने अपने मुकाम पर फिट हो गया था। वो अपना ऑफिस संभाल रहा था और वो घर संभाल चुकी थी। अगरचे मखदूम ने इसे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने और अपना आखिरी सेमेस्टर क्लियर करने का इजाज़त भी दी थी और स्टार्ट भी किया था, मगर वो ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने और खुद को बहुत आला चीज़ समझने के दौर से निकल आई थी। जब इसे इस 4 दीवारी के लिए जीना था तो इस 4 दीवारी को अपना बना कर रखना चाहती थी। अब खुद कुछ बन दिखाने का शौक़ जाता रहा था। अब बीवी बन के दिखा देती, यही कामयाबी थी। आज इतवार था और वो घर पे ही था। शहरज़ाद सारे काम ख़त्म करके ऊपर चली गई थी। इसका इरादा बेडरूम साफ़ करने का था। मखदूम लाउंज पर बैठा बेध्यानी और सुस्ती से टीवी देखने में महव था। इतवार को कोई काम नहीं होता था और वो घर में बोर हो जाता था। अभी भी ढीले ढाले ब्राउन कलर के शलवार सूट में वो सोफे पर नीम दराज लेटा चैनल सर्च कर रहा था जब मोबाइल बज उठा।
कैसे हो बेटा? मोमिना पप्पा बात कर रही थी। तकरीबन 5 मिनट बाद उन्होंने शहरजाद को फ़ोन देने का कहा और वो जूते पहनकर शहरजाद की तलाश में नज़र दौड़ाता ऊपर आ गया। लेकिन क्योंकि किचन का दरवाज़ा बंद था और मोबाइल की सिम ध्यान होने की वजह से वो बिना दस्तक दिए अंदर चला गया। लेकिन शहरजाद को देखकर तो नज़र ईमान भी डावाडोल हो गया। ऑफ वाइट बारीक सिल्क की नाइटी में इसके होशरुबा सरापे की हशर सामानिया मखदूम शाह की रगों में लहू की गर्दिश तेज़ कर गई थी और वह पहली बार बेखुदी में अपने कदम रोक नहीं पाया था। और दूसरी तरफ शहरजाद इस अचानक अफ्तार पर शर्म से ज़मीन में गड़ गई थी। इसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कभी अचानक चला आएगा। वो अपनी जगह से हिलने के भी काबिल नहीं रही थी। मखदूम शाह की निगाहों का इस्तेहकाक ऐसा था कि शहरजाद की रंगत शर्म से सुर्ख पड़ गई। फुप्पो का फ़ोन, इसने बेहद गंभीर आवाज़ से कहते हुए मोबाइल से थमाया और उसे हसार में ले लिया। शहरजाद ऑफ मोबाइल और मखदूम की खोई खोई कैफियत देखकर हैरान हुई थी। लेकिन इसकी हसार में शिद्दत से इसके मुंह से सिसकी निकल गई, लेकिन वो इसकी सिसकी सुन नहीं सका था। नफ़रत करती हो ना मुझसे? वो इसके वजूद को बाहों में भेजकर इसका चेहरा सख्ती से अपने सामने कर चुका था। शहरजाद के चेहरे पर न जाने किस दर्द किस तकलीफ़ के आसार थे कि वो मज़ीद बफर गया। मैं भी तुमसे नफ़रत करता हूँ, इतनी नफ़रत के जी करता है तुम्हें जान से मार डालूँ, कत्ल कर दूँ तुम्हारा। वो इसके बाल मुट्ठी में दबोच चुका था और वो आंखों की नमी छुपाने लगी। मैं नफ़रत करती थी तो सब कुछ कर गुजरती थी, किसी के दिल की परवाह नहीं करती थी। आप नफ़रत करते हैं तो आप भी इजहार करें, जो चाहते हैं कर डालिए। मुझे जान से मारकर आपको सुकून मिलता है तो मैं अभी ये काम कर लेती हूँ, लेकिन आपका सुकून तो मेरी ज़िंदगी से जुड़ा है। मैं हूँ तो आपका सुकून है, मैं नहीं तो आपको। जस्ट शट अप, मैं बकवास नहीं सुनना चाहता। वो मुश्किल होने लगा और शहरजाद ने बेख्तियार नम आंखों से इसे देखा और हाथ में पकड़ा मोबाइल इसके सामने वाली जेब में डाल दिया। वो भी इसके हसार में थी, क्योंकि इस हसार में इसकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ था। फिर वो इस हसार से निकलने की बेकार सी कोशिश क्यों करती? आप तो बड़ी से बड़ी बातें बर्दाश्त कर लेते हैं, ये ज़रा सा सच बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसने इसके सीने पर हाथ रख दिया। इसने शहरजाद को एक झटके से खुद से दूर किया। वो इसके सुकून और इतने यकीन को देखकर पागल ही तो हो उठा था, लेकिन यूँ लड़खड़ाकर बेड पर गिरते हुए वो हल्के से कराही थी और वो पलट कर वापस जाते जाते ठिठक गया। इसकी पुश्त पर हल्का सा खून का धब्बा देखकर वो चौंका था क्योंकि इसकी कमर पर तिरछी सी लकीरों में 3-4 दाग लगे थे। वो झुककर इन दागों को छूने से खुद को रोक नहीं पाया। ये दाग, ये ज़ख्म कैसे है? मखदूम हैरतज़दा हो चुका था, लेकिन वो यूं ही औंधे मुँह गिरी बेख्तियार सिसक उठी थी। वो उसके ज़ख्मों को छू रहा था। शहरजाद, मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये सब क्या है? ये निशान कैसे हैं? इसने झटके से इसे कंधों से थाम कर सीधा किया और अपने सामने कर लिया। जब मेरा किडनैप हुआ था तो मैंने खाना पीना बंद कर दिया था और जब 3-4 रोज़ मैंने कुछ नहीं खाया तो वो औरत जो मुझे खाना देने आती थी, इसने एक दिन छड़ी से मारना शुरू कर दिया। वो हिचकियों से बता रही थी और मखदूम का दिमाग ऑफ हो गया था। वो बेयकीनी से देख रहा था कि इसने कैसी कैसी अजियतें सही हैं। तो ये अभी तक ठीक ही नहीं हुए? मैंने किसी को भी नहीं बताया था, लेकिन एक दिन अम्मा साई ने मेरी कमीज़ पर खून के धब्बे देख लिए थे। फिर उन्होंने ही 2-3 रोज़ मेरे ज़ख्मों पर मरहम लगाया और बाद में मैं यहाँ आ गई। फिर कोई मरहम नहीं लगाया। मुझे इतने दिनों से नींद नहीं आती थी। मैंने कल ज़ुबैदा से मरहम मंगवा लिया था और अभी भी ये मरहम लगा रही थी। और आप? वो अपने आंसू पोंछकर सर झुकाकर अपने हाथों को देखने लगी और मखदूम को भी थोड़ी देर पहले अपनी बाहों के हसार में जकड़ी शहरजाद के चेहरे की तकलीफ़ और दर्द की वजह समझ आ गई थी। और ये भी समझ आ गया था कि वो दिन में नाइटी क्यों पहने हुए थी। और फिर वो कितनी ही देर बेआवाज़ आंसू बहाती रही और वो खामोशी से मरहम लेकर इसके ज़ख्मों पर रखता रहा था और कुछ देर बाद इसके कंधों तक चादर उड़ाकर बाहर निकल गया। गज़ल का ताल्लुक इस ग्रोह से था जो लोगों की इज्जतों का सौदा बड़ी आसानी और जिद्द दिलेरी से करता था। पहले वो किसी भी बच्चे को अगवा करके तावान मांग लेते थे, लेकिन इन्हें बच्चों के अगवा में कुछ खास हाथ नहीं आता था। फिर इन्होंने लड़कियों को अगवा करने का सोचा और इन्हें अच्छी खासी कामयाबी हुई। जिस लड़की के घर से तावान नहीं मिलता, इस लड़की को गैर मुल्की मर्दों के हाथों बेच कर इन मर्दों की रात का सामान बना दिया जाता था। और जब वो लड़की हर हाथ में बिकने लगती और अपनी खूबसूरती खो देती तो इसे आज़ाद कर दिया जाता। और इस कारोबार में मुल्क के नामवर हज़रात का हाथ भी था, जो दिन की रोशनी में मारूफ शख्सियात का चोला पहनकर इज्जत और सताइश समेटते थे। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने हाथ गलत जब वो औरतें जिस काम में इस्तेमाल होती थी, वो जानती थी कि वो एक सैयदज़ादी है, वो इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए इसे गलत निगाह से दूर रखते हुए महज तावान पर इत्तफ़ा किया था। क्योंकि गज़ल इतने दिनों से शहरजाद को जानती थी, इसकी क्लास फेलो बन के रही थी और बाकायदा प्लानिंग करके इस रोज़ इसके साथ गाड़ी में आई थी और इसका अगवा करवा लिया था, क्योंकि वो बहुत अरसे से जानते थे कि इस असामी से बहुत फ़ायदा होगा। मगर मखदूम शाह और तौकीर शाह ने कड़ी से कड़ी मिलाकर इनके तमाम फ़ायदे मलियामेट कर डाले थे। पूरा गैंग बिमा सबूतों के गिरफ्तार हुआ था और दो और लड़कियाँ भी बरामद हुई थी। लेकिन अभी भी मखदूम शाह इस मामले से अलग नहीं हुआ था। वो इन लोगों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचा कर दम लेना चाहता था और आज तो शहरजाद के ज़ख्म और तकलीफ़ देकर वो पहले से ज़्यादा गज़बनाक हो गया था। वो इनको सख्त सज़ा दिलाना चाहता था। ज़ुबैदा, एक कप चाय ले आओ। वो आते ही बेड पर बैठ गया था। अंदाज बेहद थका थका और कुछ बोझल सा था। ज़ुबैदा कमरे से बाहर निकल गई तो वो टाई की नोट खोलकर वहीं आड़ा तिरछा लेट गया। शहरजाद ज़ुबैदा को पास बिठाई इससे बातें कर रही थी। जब वो अपने वक्त से 1 घंटा पहले आ गया और शहरजाद के नज़रअंदाज करके ज़ुबैदा से मुखातिब हुआ तो ये बेगानगी और बेरुखी दोनों के दरमियान से अभी तक ख़त्म। वो 8 माह से नदी के 2 किनारों की तरह साथ साथ चलकर भी एक दूसरे से बेहद दूर थे। हालांकि शहरजाद
कुछ अपने दिल की आमादगी से, कुछ मोमना पप्पो की नसीहतों से काफ़ी हद तक इसकी बीवी के रूप में ढल चुकी थी। लेकिन वो अभी तक एक शौहर के रूप में नहीं ढला था। वो आज भी अपने आप को वही मखदूम शाह समझता था जिसे शहरज़ाद को नफरत और चिढ़ होती थी। वो आंखें बंद किए यूँ बेतरतीब से लेटे मखदूम शाह को बड़ी तवज्जो से देखने लगी। वो बेड पे करीब ही तो बैठी थी, ज़रा सा हाथ बढ़ा के इसके नैन नकुश छू सकती थी। सब कहते थे कि ये ख़याम चचा की कॉपी है। क्या वो इतने खूबसूरत थे, बिल्कुल इस जैसे? वो इसे देखते हुए सोचने लगी, और जब तक ज़ुबैदा आई वो शायद सो चुका था। शहरज़ाद ने भी इसे झुकाना मुनासिब न समझा और फिर खुद ही झुककर इसके बूटों के तस्मे खोलने लगी। इसके बूट उतार के मोज़े भी उतार दिए इसने इसके बूट उतार कर मोज़े भी उतार दिए। इसके थके थके पाँव को ज़रा सा सुकून देने के लिए अपने हाथों की नरमियाँ बख्शने लगी। वो जागी सुई कैफियत में भी मसरूर होने लगा। वो इसके पैरों की उंगलियां और तलवे से हिलाकर इसे दिल खींच लेने वाला सुकून बख्श रही थी। मखदूम का जी चाहा कि इसके नरम नरम नाजुक हाथों को चूम ले और इसे सीने में भेज कर अपनी ज़िंदगी की तमाम ख्वाहिशें, तमाम हसरतें मिटा डाले, हर फासले को यकजा कर डाले। लेकिन फिर वही 8 माह से चली आने वाली अना आड़े आ गई थी, और वो इसकी इस दिल मोह लेने वाली अदा पर दिल मसल के रह गया और हवस आंखें बंद किए अनजान बना रहा। और ये सब तो पिछले कई महीनों से चला आ रहा था। वो चाहे कुछ भी कर लेती, वो इग्नोर कर देता था। वो नज़रअंदाजी के फ़न सीख क्या था, इसे काबिल इतना ही नहीं जानता था। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती थी। शायद मखदूम शाह की बर्दाश्त और खसलतें इसमें समा गई थी। अवाइल जनवरी के दिन थे और मौसम की मस्तियाँ अरूज पर थी, लेकिन मौसम की बदलती रंगत शहरज़ाद को नीला पीला कर जाती थी। असर के करीब मौसम ठंडा हुआ तो फ़ौरन गर्म शाल और स्वेटर पहन लिए और मखदूम को खाना देने के बाद फ़ौरन बेडरूम का रुख किया था। लेकिन भला हो वहीद अंकल का वो इधर आ निकले थे, सो मजबूरन इसे दोबारा यख मौसम में किचन का रुख करना पड़ा और इनके लिए चाय ले गई। मखदूम इसके हाथ से कप पकड़ते हुए इसके हाथों की लर्जिश देख चुका था। ये सर्दी की कपकपी थी। वो जानता था कि वो सर्दी से किस हद तक भागती है। तुम जाओ, अभी हम बैठेंगे। वो दो रोज़ बाद मखदूम को ऑस्ट्रेलिया जाना था। इसी प्रोग्राम के मतलब डिस्कशन हो रही थी और वो मखदूम की तरफ से इजाज़त पाकर शुक्रिया अदा करती बेडरूम की तरफ भागी। अभी कंबल में घुस रही थी जब फ़ोन बज उठा। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वो नंबर देख चुकी थी। जीती रहो। क्या कर रही थी? सर्दी से बचने की कोशिश। अरे हाँ, सर्दी तो यहाँ भी बहुत है। जब कभी बर्फ़बारी होती तो सोचती हूँ शहरज़ाद यहाँ होती तो क्या करती। वो भी जानती थी कि वो कितना ठठरती है। तोबा पप्पो, मुझे डराएं तो मत। मुझे तो आज लाहौर में भी मरी से कम नहीं लग रहा। वो झुरझुरी लेने लगी। तुम कभी मरी गई हो? नहीं, कभी फुर्सत ही नहीं मिली। तो अब चली जाती, मखदूम के साथ हनीमून ट्रिप हो जाता दोनों का। मम्मी ने पप्पा की बात पर वो ज़रा सी थम गई। जो शख्स सीधे मुँह बात करने का रवादार नहीं, वो हनीमून ट्रिप कैसे प्लान कर सकता था? शहज़ाद, क्या हुआ? मेरी बात अच्छी नहीं लगी? नहीं पप्पा, मुझे भला आपकी बात क्यों बुरी लगेगी? क्या कोई प्रॉब्लम है? मखदूम के साथ रिलेशन कैसा है? इनको तशवीश हुई। सब कुछ ठीक है, डोंट वरी। वो हल्के से हंसी। इन्होंने फ़िलहाल तो इस बात को छोड़ दिया, लेकिन आइंदा मखदूम की क्लास लेने का इरादा करके बंद कर दिया था। शहरज़ाद अपनी बातों को सोचती बहुत जल्द सो गई। बारिश शुरू हुई तो वहीद अंकल को वापसी का ख्याल आया और वो बेडरूम में आया। रात के 12 बज रहे थे। वो गहरी नींद सो रही थी। वो लेटने की बजाय बेड ग्राउंड से टेक लगाए सिगरेट पी रहा था। ध्यान न जाने कहाँ से कहाँ परवास कर रहा था और इसी बेध्यानी में न जाने इसने कितने सिगरेट फूंक डाले थे। धुएं के मरगुले कमरे को तारीक करने लगे थे। थक कर सिगरेट एस्ट्रे में मसल डाला और फिर इसी थकन के हाथों नींद महसूस होने लगी थी। तकिया दुरुस्त करके करवट बदली और कंबल ऊपर खींच लिया था। अभी वो पूरी तरह से नींद में काफ़ी नहीं हुआ था जब पूरी तरह से पिटा गया, क्योंकि वो नींद के बावजूद सर्दी से बचने के लिए कोई गर्म पनाह ढूंढ रही थी। और इस तलाश में अपनी बेखबरी के आलम में वो इसके सीने में छुप गई थी और अपनी जगह साख्त रह गया और इसके होश फना होने लगे। शहरज़ाद, इसने अपने जज्बात का तूफान उठते देखा तो घबरा कर इसे पुकार बैठा, लेकिन वो गहरी नींद में कसमस आकर और भी करीब आ गई थी और मखदूम शाह सचमुच इतनी कुर्बत में पागल हो उठा था। इसका सब्र रेत की मानित हाथों से छूटता जा रहा था। कुछ शहरज़ाद की बेखुद कर देने वाली बेखबरी और कुछ इसके वजूद पर मलकियत और इस्तेहकाक का एहसास ऐसे हावी हुआ कि दिल में कब से छुपे बैठे जज्बात एकदम से शुरीदा से हो गए थे। इसकी बेनियाजी, लाताल्लुकी और बेगानगी चंद लम्हों में ही धरी की धरी रह गई। वो इसे खुद से अलग भी कर सकता था, मगर इस वक्त इतना हौसला कहाँ से लाता? जब वो खुद ही इसकी पनाहों में आ रही थी तो वो कैसे नज़र चुरा लेता? इसने अक्ल को कुफर लगाकर दिल के दरवाजे खोल दिए थे और हर दरीजा वाक कर डाला था। दिल की तमाम शिद्दतों से इसके वजूद को बाहों में भरते हुए वो हर चीज़ को दिमाग से झटक गया था और इन्हीं शिद्दतों से शहरज़ाद की नींद टूट चुकी थी। आंखें खोलकर देखा तो वो इसके बहुत करीब चुका हुआ था और इसकी मोहब्बत बेखुद हुई लग रही थी। वो जो पहले ही सर्दी से निढाल हो जाती थी, आज तो बाकायदा कांप रही थी और इसमें मुसलसल कपकपी के बाइस 1 कप और 2 प्लेटें भी टूट चुकी थी। तो प्लास्टिक यूज़ कर लेती यार, ना यूज़ करती। बाहर बारिश अभी भी ज़ोरों शोर से बरस रही थी। सर्दी की मुज़ोरी अरूज पर थी। मुलाजमा अभी तक नहीं आई थी। इसे पता था कि नाश्ता वो खुद बना लेती है और अब तो मखदूम भी इसी के हाथ के खाने का आदी हो गया था। लेकिन आज वो दोनों एक दूसरे के सामने आने से कतरा रहे थे। शहरज़ाद मखदूम शाह को एक मुकम्मल शौहर के रूप में महसूस करके अनोखे से एहसासात में घिरी हुई थी और मखदूम शाह शहरज़ाद को बाकायदा बीवी का दर्जा देकर उलझ गया था। इसे लग रहा था कि इसने अपना इस्तेहकाक जमा कर अच्छा नहीं किया। शायद शहरज़ाद ऐसा ना चाहती हो और फिर भी इसके सामने हथियार डाल दिए। यही सोच इसे डिस्टर्ब कर रही थी, क्योंकि रात का खुमार उतरते ही पहला हमला सोचो ने किया और सोचो के तसलसल को मोबाइल रिंग ने तोड़ा। वो लेट हो चुका था और वहीद अंकल मुतफक्कर हो गए थे।
तैयार होकर नीचे आया तो वो किचन में मसरूफ़ दिखाई दी। गर्म कपड़ों और शाल में लिपटी वो बहुत प्यारी लग रही थी, मगर वो अब और किसी गुस्ताख हरकत का हौसला नहीं रखता था। सो आहिस्ती से नज़र चुराकर नाश्ता करने बैठ गया। किचन का सौदा सलफ ख़त्म हो चुका है, आप जुल्फ़ी को मार्केट भेज दें। एक नर्वस कर देने वाली खामोशी का हसार था जो शहरज़ाद ने खुद ही तोड़ डाला था। वो कन्फ्यूज़ होने लगी थी। वो नाश्ता करके उठा और वॉलेट से रुपए निकाल कर इसकी सिमत बढ़ा दिए। जो कुछ मंगवाना है मंगवा लेना। वो इसे जिम्मेदारी सौंप कर चला गया और वो इसके जाते ही बर्तन समेटने लगी। किचन से फारिग होकर ड्राइंग रूम में आई और कुशन वगैरह तरतीब से रखने में मसरूफ़ थी जब भारी कदमों की चाप सुनकर एकदम पलटी, लेकिन पलटते ही इसकी चीख निकल गई, अबीर लाला। वो लपक के आगे बढ़ी और अबीर शाह के कंधे से लगी। दोनों की आंखें नम हो गई थी। वो 4 भाइयों की इकलौती बहन होकर भी इनके प्यार मोहब्बत के लिए तरस रही थी। इन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा था। अबीर शाह ने इसकी पेशानी पर बूसा दिया। पूरे 1 साल और 1 माह बाद वो बहन भाई एक दूसरे को देख रहे थे। कैसी हो? अबीर शाह ने अपने आंसू पोंछकर इस्तफसार किया। मेरा ख्याल है तुम मुझे सिर्फ पहरा देने के लिए लाए हो, जबकि मैं तो अपनी बहन से मिलने आया था। तलाल शाह अबीर को कब से नमूदार हुआ। तलाल लाला आप? इसने बेयकीनी से देखा। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तलाल शाह ने इसका सर थपका और इसके आंसू पहुंचे। हर वक्त का रोना धोना भी नहुसत फैला रहता। घर को जगमगाना चाहती हो तो हंसती मुस्कुराती रहा करो। वो जानबूझकर बड़ी बुढ़ियों की तरह बोले तो वो बेख्तियार हंस पड़ी, लेकिन इस हंसी में भी आंसू घुल रहे थे, क्योंकि वो जानती थी कि जब वो सबसे बिछड़ी थी तो क्या हालात थे, और आज वो कितने इत्मीनान से इनके सामने सर उठाए खड़ी थी। और ये सब सिर्फ इसके रब ताला और इस शख्स की मेहरबानी और अनायत थी, जो 1 साल बाद भी इससे लाताल्लुक, अलग अलग और कुछ खफा खफा रहता था। शहरज़ाद तो उतना किट्टी भी तो घट नहीं सी ना। मखतूम कहाँ है? तलाल ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। तलाल मखतूम का हम उम्र, जबकि अबीर शाह छोटा था। वो भी ऑफिस के लिए निकले हैं, मैं बुलाती हूँ, आप बैठे। वो फ़ोन सेट की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अबीर ने इसका हाथ पकड़कर बिठा लिया। इन्हें काम पे जाने तो फिर कभी चक्कर लगा तो इनसे भी मुलाकात हो जाएगी। वैसे इनकी कंपनी काफ़ी तरक्की कर गई है, 1 साल में काफ़ी बिजनेस किया है इन्होंने। अबीर शाह सारी मालूमात रखे हुए थे। वो सर हिलाकर रह गई। अम्मा साईं, बाबा साईं और बीबी जान कैसी हैं? बीबी जान तो अब अक्सर ही बीमार रहती हैं और अम्मा साईं तुम दोनों को याद करती रहती हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है शहरज़ाद, इस वाक़े के बाद बाबा साईं चुप होकर रह गए। बाबा साईं ने अपनी ज़्यादतियाँ याद आ गई होनी। कुछ भी नहीं बोलते, हर काम से हाथ खींच लिया, हर फैसला, हर असूल, सब पंचायत पर छोड़ दिया, हर पंचायत छोड़ दिया। वो खुद को ख़याम चचा का और तुम दोनों का मुजरिम समझते हैं। वो समझते कि इतने साल पहले इनके फैसले और ज़िद की वजह से ख़याम चचा की जान चलेगी और फिर इसी वजह से मखतूम लाला भी माँ बाप के साए से महरूम हो गए। लेकिन फिर भी इन्होंने इन रस्मात से किनारा नहीं किया। इन्हें शमशाद खान की बेटी की आग लगी होगी, इसलिए इनकी बेटी की ज़िंदगी भी तबाह होकर रह गई। अबीर शाह की बात सुनकर इसका दिल मुट्ठी में आ गया। अगर इन्हें एहसास है तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? इसका लहजा भराने लगा। शायद इन्हें मिलने पर एतराज़ ना हो शहरज़ाद, लेकिन कबीले वालों का एतराज़ हो सकता है। वो हमारा कबीले से बाइकआउट कर देंगे। हम दोनों यहाँ किसी काम से आए थे, लेकिन मौका मिला तो वो रह नहीं सके, इसलिए चोरी चोरी मिलने चले। अम्मा साईं भी तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद थी। ये कबीले वालों का डर कब ख़त्म होगा? वो रोहानसी होती झुंझला गई थी। जब मैं कबीले से बाहर और शहर की लड़की से शादी करूंगा। अबीर शाह के लहजे में अज़म भी था और शरारत भी। वो हैरत और बेयकीनी की मिली जुली कैफियत में देखने लगी। हाँ यार, अब किसी और को भी तो कदम आगे बढ़ाना चाहिए। हर बार ख़याम चाचा और मखतूम लाला बाजी ले जाते हैं। इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे। कबीला अपने गलत और फरसूदा रस्म व रिवाज देखता रह जाएगा। दूसरों की ज़िंदगी के फ़ैसले पूरे कबीले को करने का कोई हक़ नहीं। सबके माँ बाप और बहन भाइयों को फ़ैसले की इजाज़त होनी चाहिए। किसी बाहर के फ़र्द को मुदाखलत का हक़ हरगिज़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि तकलीफ़ हमें होती है, दूसरों को नहीं। मरहम भी हमें ही रखना है और इंशाअल्लाह ये काम ज़रूर होगा। अबीर शाह के इरादे पुख्ता थे। तलाल शाह मानी खेजी से मुस्कुरा दिए थे। यार दोनों ने कुड़ियाँ लबियाँ हुई हैं कोई शहर दी। वो किचन में गई तो पता चला कि वो मिठाई और फ्रूट की टोकरियाँ छोड़ गए हैं जो जुल्फ़ी किचन में रख गया था। इन्होंने जुल्फ़ी को भी भारी भरकम टिप दी थी। जो शाम को जब वो वापस आया तो ये खुशी पहली नज़र में महसूस हो गई थी, लेकिन पूछा नहीं कि मगर इसके हाथ से कोट लेते वो खुद ही चहक उठी थी। आज अबीर लाल और तलाल लाल आए थे। बहुत देर बैठे थे। शहरज़ाद की चहकार पर इसने तस्मे खोलते हुए सर उठाकर इसे देखा। इतनी खुशी वो सुबह इसके ऑफिस जाने से पहले तो नहीं लग रही थी जितनी इस वक्त दिखाई दे रही थी। वो सर झुकाकर दोबारा तस्मे की गुरा खोलने लगा। आपको खुशी नहीं हुई? वो स्लीपर पहनकर अलमारी की सिमत बढ़ रहा था जब इसकी बात पर ठहर कर इसकी सिमत पलटा। मेरा ख्याल है कि सबको अपनों की खुशी में खुशी होती है। किसी और की खुशी में खुश होना किसी को नहीं आता, इसलिए आपके अपने आए थे, आपको खुश होने का पूरा हक़ है, जबकि मेरा कोई अपना नहीं, इसलिए मुझे कोई खुशी नहीं होगी। वो इसकी आंखों में देखता लफ्ज़ चबाकर अदा करता पलट कर बाथरूम में चला गया और वो जहाँ की तहाँ बैठी रह गई। जो कुछ वो कहकर गया था वो सच ही तो था। वो कब कभी इसकी खुशी में खुश हुई थी? कब हवेली वालों ने मखतूम शाह को अपना होने का एहसास बख्शा था? कब किसी ने इसे चाहतों से नवाजा था? सब ने हमेशा महज रिश्ता निभाया था, क्योंकि वो इनकी औलाद था, इनका खून था, इससे आगे कुछ नहीं था। और वो भी अपने दिल में अब कुछ नहीं के सिवा कुछ नहीं रखता था। शहरज़ाद ने दोनों हाथों में सर थाम लिया। फूफो, इसने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ खेल खेला। वो मुझे सज़ा देना चाहता था। वो इंतकामन मुझे कबूल करने पर आमादा हुआ था। वो मुसलसल मुझे सज़ा दे रहा है। वो एकदम फट पड़ी थी। इसकी हिचकियाँ बन गई। क्या कह रही हो तुम? हाँ, सच कह रही हूँ।
इससे बड़ी सज़ा और क्या होगी कि वो मुझसे बात तक नहीं करता। मैं दिन इसके इंतज़ार में गुजार देती हूँ, लेकिन वो आता है तो देखना भी गवारा नहीं करता। मैं 1 साल और 3 माह से इसके पीछे भाग रही हूँ और वो मुझसे भाग रहा है, और अगर ऐसा ही रहा तो मेरा दिमाग फट जाएगा। फूफो, मैं थक जाऊँगी, पागल हो जाऊँगी, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शहज़ाद आज अपने सब्र का दामन छोड़ बैठी थी, और वो जो कुछ दिल में था सब मोमना फूफो से कह डाला, जिन्होंने बिना कुछ कहे फ़ोन बंद कर दिया। मखदूम शाह पिछले 1 हफ्ते से बैंकॉक गया हुआ था और आज वापस आ रहा था। इसी के मुतल्लिक मोमना फूफो ने पूछा तो वो चिढ़ गई थी कि मुझे इसके आने और ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर इनके मज़ीद इफ्तार पर फट पड़ी थी। अपने आने की इत्तला सुबह ही दे चुका था, लेकिन जब आया तो शहरज़ाद को देखकर चौंक गया। वो बेड पर लेटी चेहरे पर कढ़ाई रखे हुए थी। अब पता नहीं वो सो रही थी या फिर महज बहाना था, लेकिन वो इसे जगा नहीं सका था, क्योंकि वो हर काम में इसकी मदद का आदी हो गया था। यहाँ तक कि वो ऑफिस में वापसी पर वो स्लीपर तक वो पेश करती थी। वो बिला मुबालगा एक अच्छी और मुकम्मल बीवी के सांचे में ढली इसकी खिदमत में बिल्कुल कोताही नहीं करती थी। और आज वो इतनी दूर से इतने दिनों बाद आया था, फिर भी उला ताल्लुक़ पर नहीं सो रही थी। मजबूरन खुद ही स्लीपर पहनने पड़े और फिर कपड़े चेंज करने चला गया। रात का खाना भी ज़ुबैदा ने लगाया, और खाने ज़ुबैदा के बुलाने पर वो नीचे आई। पिंक कलर के कॉटन के मलजगे से शिकन आलूद लिबास में वो खुद भी किसी कुछ ऐसी उलझी बिखरी लग रही थी। स्याह घुंघराले बाल चेहरे की उदासी के पहरेदार बने हुए थे, और चेहरे की रंगत सुरख, आंखें सूजी हुई थी। पपोटे सुरख और भारी लग रहे थे। मध्यम सी आवाज़ में सलाम करके कुर्सी खींच के बैठ गई, और फिर जितनी देर बैठी रही सर झुकाए रखा। वो अंदर ही अंदर इसकी कैफियत सोचकर हैरान होता रहा, और फिर इसकी हैरानी हवा हो गई। वो अकेला ड्राइंग रूम में बैठा टाइम पास कर रहा था जब मोमना पप्पो की कॉल आ गई। आज इनके लहजे की नरमी मकफूत थी। काम कैसे जा रहा है? जी बहुत अच्छा। वो इनके अंदाज में उलझने लगा। घर और घरवाली का क्या हाल है? वो आज बड़े नपे तुले सवाल कर रही थी। वो भी बहुत अच्छे हाल में है। गोय, तुम्हारे ख्याल में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। फुप्पो, आप कहना क्या चाहती हैं? तुम शहजाद को छोड़ क्यों नहीं देते? वो इनकी बात पर शश्तर रह गया। इसने कुछ कहने के लिए लब खोले मगर कह नहीं पाया। सीधी सी बात है, कोई लगी लपटी रखने की ज़रूरत ही क्या है? जब तुम इसके साथ खुश नहीं हो तो इसे छोड़ दो। जब तुम इसके साथ खुश नहीं हो तो इसे छोड़ दो। क्यों अपने आप को बांध रखा है? या फिर इसे कैदी बना कर रखने में तुम्हारी अना की तस्कीन होती है? फुप्पो, क्या हो गया आपको? वो हकीकतन परेशान हो गया था। मुझे वही हो गया जो तुम्हें शायद 1.5 साल से हो गया है। मैं समझती थी शायद तुमने सचमुच शहरजाद का एहसास करके इसे शादी की है, इसकी ज़िंदगी अजाब होने से बचाई है। शायद तुम्हारे दिल में कोई नरम गोशा था, लेकिन तुमने तो मेरी सोचों की बड़ी भरपूर नफ़ी की है। तुमने तो दरअसल शहरजाद को अपने दिल की भड़ास निकालने के, इसकी गलतियों की सज़ा देने और इंतकाम लेने के लिए इसे शादी की थी। मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर इसे यही सज़ा देना थी तो अपने घर की चारदीवारी में कैद करके रखना था। तो क्या वो एक कमरे की कैद बुरी थी इसके लिए? क्या इन कबीले वालों की सज़ाएं कम थी जो तुम भी शामिल हो गए? कभी तुम्हें ख्याल नहीं आया कि वो किन हालात से गुजरी है और इसके साथ तुम्हारा रवैया कैसा होना चाहिए? तुम्हें जिससे मोहब्बत का दावा था, कहाँ गई वो मोहब्बत? क्या वो मोहब्बत भी एक भूल थी, या फिर थी ही नहीं, जिसे तुमने हमेशा लिख लिख कर डायरियों में छुपाया और फिर इन डायरियों को छुपाना भूल गए? आज वो हकीकतें खोलने पर आई तो फट पड़ी थी, तो गोया वो इसकी राज से वाकिफ़ थी, और इसका मतलब था कि मीरा बीबी भी इसके हाल दिल से बखूबी आगाह थी। बस इसका भरम रखती आ रही थी। वो हमेशा शहरजाद का रवैया देखकर चुप हो जाती थी, वरना दोनों की शादी कराना इनके लिए मुश्किल तो नहीं था। मखतूम ने इनकी बात सुनकर गहरी सांस खींची और अपने असाब ढीले छोड़ दिए। भला क्या छुपाना बाकी था? बोलो ना, कहाँ गई तुम्हारी मोहब्बत? वो इसकी खामोशी से चिढ़ गई। मेरी मोहब्बत अभी भी वही है फुप्पो। मैं आज भी शहरजाद से मोहब्बत करता हूँ, और मेरी ये मोहब्बत मेरे साथ मेरी कब्र तक जाएगी। लेकिन मैं इस मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता, ना अपनी ज़ुबान से, ना अपने किसी अमल से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मुझे क्या समझती है और मुझे क्या दर्जा देती है। जिसकी नज़र में मेरे माँ बाप की और मेरी कोई इज़्ज़त और अहमियत थी, मेरी मोहब्बत की भला क्या अहमियत होगी? और वैसे भी ये ज़रूरी तो नहीं कि हर बार मैं अपनी और अपने जज्बों की तौहीन करवाऊँ। वो मेरी है, मेरे पास है, मेरे लिए यही काफ़ी है। और आप ये वहम दिल से निकाल दें कि मैं इसे इंतकाम लेने और इसे सज़ा देने के लिए कबूल करने पर आमादा हुआ था। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं इसके लिए कुछ भी ना सही, लेकिन वो मेरे लिए बहुत कुछ है। इसकी इंतहाई तहम्मुल से कही गई बातें मोमना पप्पो का हैरान कर गई। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? पप्पो, मैंने कुछ नहीं किया। वो अपनी ज़िंदगी जैसे चाहे जिए, मैं इसे रोकने टोकने का सोचूंगा भी नहीं। चाहे वो तुमसे मोहब्बत करे फिर भी। इन्होंने छेड़ा तो वो तल्खी से हंस दिया। शहरजाद और मखदूम शाह से मोहब्बत? पप्पो, मुझे अभी जीने दे। जिस रोज़ इसे मुझसे मोहब्बत होगी, इस रोज़ मेरा दिल खुशी से और हैरानी से मर जाएगा। वो जैसे अपनी ही ज़ात का मजाक उड़ा रहा था। मखदूम, तुम इससे बदगुमा हो, इसलिए तुम्हें इसकी हर अच्छी। मैं बदगुमान हूँ? फूफो, ये आप कह रही हैं मैं बदगुमा हूँ? क्या अभी भी मेरा या फिर मेरी बदगुमानी का कसूर है? 10 साल हो गए मुझे इसकी नफ़रत और हकारत सहते हुए। 10 साल इसने मेरी ज़ात की धज्जियाँ उड़ाई हैं। 10 साल इसने मुझे हर नज़र में गिराया और अपने पराये के सामने मुझे जलील किया है। मैं नज़र उठाकर बात करना भूल गया था। मैं हर मुकाम से गिर गया था। मैं हवेली में रहकर खाना पीना सोना जागना खुद पे हराम समझता था। पप्पू, मुझे हकीर कर दिया था इसने। मुझे कदमों तले रौंदा इसने। मैं पागल होता था अगर मुझे ताई माँ का सहारा न मिलता। इन्होंने हमेशा मेरे ज़ख्मों पर मरहम रखा। इन्होंने हमेशा मेरे दर्द को समझा।
मैं भी शायद पत्थर हो जाता, मगर इस दिल में मोहब्बत और एहसास की नमक बाकी थी कि मैंने ताइमा के आंसू का ख्याल करके इनसे शादी कर ली। मैं इससे मोहब्बत करता था, मगर मैंने इसे पाने का ख्वाब कभी नहीं देखा था, क्योंकि मैं जानता था इसकी नज़र में मैं क्या हूँ। अगर मैं इसको पाने का सोचता तो ज़रीना के लिए हामी कभी ना भरता, लेकिन ये भी शायद इसलिए कि एक सज़ा थी कि अरमगान को छोड़कर मेरी बीवी बनना पड़ा। वरना मैं जानता हूँ कि अगर ज़रीना मेरे ख्वाब देख सकती है तो शहरज़ाद भी तो अरमगान के लिए राज़ी ही थी। अगर ये वाक़या ना होता तो हालात मुख्तलिफ होते, वो यकीनन अपनी ज़िंदगी में खुश होती है। अगर मैंने इसे मजबूरन अपनाया था तो इसने भी मजबूरन मुझे कबूल किया था, वरना मखतूम शाह जैसे बेजात शख्स को शौहर बना लेने का वो कभी भूले से भी ना सोच सकती थी। जब ये सारा सौदा ही मजबूरी का, तो फिर मैं क्यों ख्वाम का इस पर हक जताता रहूँ। मैं कभी भी इस पर मुसल्लत नहीं होना चाहता। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। मेरा दिल, मेरी मोहब्बत, मेरे ख्यालात अपनी जगह, इसकी नफ़रत दावत, इसकी नश्तर अपनी जगह। इसे मुकम्मल आज़ादी जैसे चाहे ज़िंदगी गुजारे। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं, और मेरा तो शायद किसी से भी कोई वास्ता नहीं, शायद आपसे भी नहीं। आपको भतीजी की फ़िक्र हुई तो फ़ौरन मुझे डांट दिया। क्या कभी आपने मेरे लिए इसे डांटा? गुस्से से मुश्तिल होते मखतूम शाह के आखिरी बोझल से फ़िक्रे ने मोमिना पप्पो का दिल मुट्ठी में भेज डाला। वो तड़प गई थी, लेकिन वो फ़ोन बंद कर चुका था और सोफ़े पर गिरने के से अंदाज में बैठ गया। यूँ लग रहा था कि आज उसके वजूद में कोई थकन का बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो और वो इस पहाड़ तले दबता जा रहा था। इसकी कैफियत बेपनाह बोझल सी हो गई थी, जिसमें जहाँ पर शिकस्तगी गालिब आने लगी थी, और ये शिकस्तगी तो कई सालों से इसके दिल का हिस्सा बनी हुई थी। लेकिन गुज़िश्ता साल 1.5 साल से इसमें इजाफा हो गया। तो राज तो मोबाइल दोबारा बजना शुरू हो चुका था। इसने बंद आंखों के बावजूद मोबाइल का कैंसिल बटन दबा दिया और हर तरफ खामोशी छा गई। कुछ देर बाद फिर इसका शोर शुरू हो गया और इसने बिना देखे कान से लगा लिया। देखो बेटा, तुम अपने मुकाम पर गलत नहीं हो, मगर जो गुजर चुका है इसे भुला देना ही बेहतर होता है। वो जैसी भी थी अब तुम्हारी बीवी है, और तुम्हारी बीवी बनकर इसे कोई मलाल नहीं। वो बहुत खुश है और अपनी गुज़िश्ता कोताहियों और गलतियों पर नादिम है। वो गलत थी, तभी आज तक तुम्हारे सामने इसकी नज़र झुकी रही है। तुमने जो कहा, वो जो किया, इसने शिकायत नहीं की। देखो बेटा, ज़रूरी नहीं हर मोहब्बत करने वाले का दिल और सब्र तुम्हारे जैसा ही हो। वो नाजुक एहसासात रखने वाली नाजुक सी लड़की है। नाजुक सी लड़की है। ज़्यादा देर मोहब्बत में बेरुखी नहीं सह सकती। जहाँ तुमने इतने साल अपने दिल को और ज़र्फ़ को वसी किए रखा, वहाँ अब ऐसा करने में भी कंजूसी मत करो। वो तुम्हारे लिए ज़मीन बन गई है, इसका आसमान बन जाओ। इसे मान बख्श दो और अपनी मोहब्बत को सिर्फ डायरियों में नहीं, दिलों पे लिखने का फ़न सीखो। मोहब्बत कागज़ों में रही तो बसीदा हो जाएगी, दिलों में रखोगे तो ताज़ा रहेगी। और वैसे भी आजकल इस हालत में इसे तुम्हारी मोहब्बतों की ताज़गी और अपनायत की ज़रूरत है। इसका ख्याल रखो, तुम्हारा ही फ़ायदा है। डॉक्टर ने बताया कि वो कमज़ोर और ज़हनी दबाव भी है। कल इसका दोबारा चेकअप करवाना और दोबारा शिकायत का मौका न देना, क्योंकि वो अब पहले वाली शहरज़ाद नहीं है। वो अब सिर्फ़ और सिर्फ तेरी दीवानी है, और इसकी दीवानगी का ये हाल है कि तुम्हारी एक एक बात और बेरुखी बताकर रो रही थी। वो सब्र करने वालों में से नहीं है और नहीं सह सकती। जो हो गया मोहब्बत के सदके भुला दो। अल्लाह तुम्हें खुश रखेगा और तुम इंशाल्लाह बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजारोगे। बस दिल साफ़ और कुशादा करके देखो। इन्होंने अल्लाह हाफ़िज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन मखतूम के लिए हैरतों और बेयकीनी के जहान छोड़ गई थी। इनके अल्फाज इसके दिमाग में हलचल मचाने लगे थे। एक एक लफ्ज़ ज़हन के पर्दे पर नाच रहा था। मोहब्बत, शहरज़ाद, शिकायत, हालत, डॉक्टर, चेकअप, दीवानगी, सब्र, सदका। वो एक एक लफ्ज़ पर चकरा रहा था और फिर झटके से उठकर ड्राइंग रूम से अपने बेडरूम की सिर्फ भागा था। अंदर आया तो कदम थम गए। वो कलीन पर बेड से टेक लगाए बैठी, घुटनों में मुँह दिए धुआंधार रो रही थी। मखतूम को इसके रोने की समझ नहीं। वो करीब चला है। शहरज़ाद, अभी इसने पुकारा था कि वो सचमुच बिखर गई। मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मैं आपकी गुनाहगार हूँ। मैं बदकिस्मत थी, अपनी ही चीज़ अपने कदमों से ठुकराती रही, इसकी तज़लील करती रही। इसने मखतूम के पाँव पकड़ लिया और वो दहल गया। इसकी शहरज़ाद इसके कदमों में आते हो साहब हो गया महबूबा आपके कदमों में। पता नहीं मखतूम ने केड़े तवीज़ घंटे कराए सी जेड़ा महबूबा के कदमां जाके बह गया। क्या ये मेरे बीच में थोड़ी सी चबल तो मारनी होती है। चले बनावल पढ़ते हैं। बंदा इमोशनल फ्लो ही तोड़ देता। ये क्या कर रही हो? इसने झुककर उसे उठाया और अपने सामने खड़ा कर दिया। मैं सारी ज़िंदगी आपके कदमों में गुजार दूँ तो भी माफ़ी की हकदार नहीं बन सकती। मैंने सचमुच बहुत गुनाह किया, लेकिन मखतूम, आप नहीं जानते कि इसमें मेरा भी इतना कसूर नहीं जितना नुदरत चाची और ज़रीना वगैरह का था। वो ठिठका और चौंक कर देखा था। शायद नुदरत चाची को अंदाज़ा हो गया था कि अरमगान लाला मुझे पसंद करते हैं, जबकि बाबा साईं और अम्मा साईं का रुझान आपकी तरफ था। वो शायद मेरी शादी आपसे ही करना चाहते थे, इसलिए नुदरत चाची ने बेटे का रास्ता साफ करने के लिए मुझे आपके खिलाफ़ भड़काना शुरू कर दिया। इस काम में ज़रीना और कभी कभी हसान और अरमगान वगैरह भी शामिल होते थे, और इन्होंने कुछ इस तरह मुझे बदसन किया कि मैं आपसे चिढ़ने लगी, क्योंकि अम्मा साईं और बाबा साईं हम बहन भाइयों से भी ज़्यादा प्यार तवज्जो आपको देते थे, और इस नाइंसाफ़ी का गुस्सा मैं आप पर उतारने लगी थी। मेरी माँ का मुझ पर असर नहीं हुआ, मगर मेरी चाची मुझे अपने रंग में रंग गई। मैं वही कुछ बोलने लगी जो वो बोलती थी। लेकिन जब रिश्तों की बात हुई और आपका रिश्ता ज़रीना से तय हुआ तो वो काफ़ी खुश थे, और मैं हैरान थी। इनको जायदाद का तनहा वारिस मिल रहा था। ख्यामशा
ख्याम चचा की सारी प्रॉपर्टी सिर्फ आपकी तो थी, और यूं इनके एक तीर से दो निशाने लगे, बेटी भी और बेटा भी। मगर मेरे किडनैप के बाद इनके रंग ही बदल गए और वो नज़र मिलाना भूल गए थे। बेशक मेरा रिश्ता अरमगान लाला से तय हुआ था, लेकिन मैं ख्वाबों में रहने वाली लड़की नहीं थी। मैंने कभी इनके हवाले से कुछ नहीं सोचा, क्योंकि इंसान इसी के मुतल्लिक सोचता है जिसके साथ कोई दिल का धागा बंधा हो। मगर जबकि मेरे लिए वो अरमगान लाला ही थे। जब तक शादी ना होती मैं मोहब्बत का सोच नहीं सकती थी। जब शादी होगी तो फिर तो मोहब्बत भी हो जाएगी। मैं अपने दिल को मोहब्बत से नहीं बचा सकती। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं आपकी बेरुखी से मर जाऊंगी। मेरा भी कोई अपना नहीं आपके सिवा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़। वो इसके सामने हाथ जोड़ रही थी और मखदूम शाह सख्ते किसी कैफियत में खड़ा था और इसे खामोश देखकर इसे फिर से रोना आने लगा। वो इस शख्स के सामने तमाम उम्र भी हाथ जोड़े खड़ी रहती तो उफ ना करती। आज वो इसकी मोहब्बत की झलक देख चुकी थी, इस मोहब्बत की जो वो शहरजाद से भी छुपाए फिरा था। लेकिन मोमना पप्पो और मखदूम शाह के दरमियान होने वाली गुफ्तगू ने आज ये राज भी अयां कर दिया था। वो सब कुछ सुन चुकी थी, जब भी नदामत का एहसास हद से ज़्यादा था। इससे पहले कि वो मायूस हो जाती, मखदूम ने इसके हाथ थाम कर इंतहाई मोहब्बत और शिद्दत से चूम लिए थे और फिर इसी शिद्दत से इसे खींच कर बाहों में पेंच लिया था। ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत है, ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातर, ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। वो सरगोशी के अंदाज में गुनगुनाता इसका हाथ अपने दिल पे रखे हुए था और शहरजाद इसके बाजू पर सर रख के लेटी सोने की तैयारी कर रही थी। मगर वो आज शायद सोने के मूड में नहीं था। सो जाए, मुझे भी नींद आ रही है। इसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, मगर मखदूम ने इसका हाथ छोड़ने की बजाय अपने रुखसार पर रख लिया। यार मुझसे बातें करो, मुझे भी नींद नहीं आ रही। इसका सचमुच अभी सोने का इरादा नहीं था। वो इससे बातें करना चाहता था, मगर शहरजाद की आंखों पर नींद की देवी बुरी तरह से मेहरबान हो चुकी थी और फिर इसकी गुलाबी आंखों को देखकर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। ओके सो जाओ। वो इसके बालों को सहलाने लगा, लेकिन कुछ देर बाद बेसाख्ता कुछ याद आने पर पुकार बैठा। शहरजाद, फुप्पो बता रही थी तुम डॉक्टर के पास गई हो और अभी दोबारा भी चेकअप करवाना है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? वो इसके अचानक पुकारने पर एकदम नींद के शिकंजे से बाहर आई, फिर ठिठक गई और फिर इसकी बात समझ के झिझक गई। आप फुप्पो या फिर मिसेस काजमी से पूछ लीजिएगा, मैं मिसेस काजमी के साथ ही उनके डॉक्टर के पास गई थी। इसने इसे टालना चाहा। क्यों, कोई परेशानी वाली बात है? वो मुतफक्कर हुआ। नहीं, बल्कि खुशी वाली बात। वो कहते कहते लब काटने लगी। कमरे में मलजगा सा अंधेरा ना होता तो वो इसके चेहरे पर बिखरने वाली शर्म की सुर्खी से ही कुछ समझ जाता, लेकिन इस वक्त तो बिना बताए कोई रास्ता नहीं था। हाँ बोलो, चुप क्यों हो गई? वो मैं आप समझ क्यों नहीं जाते? वो झंझला गई। हाँ अब कह भी दो। वो इसके इसरार के बावजूद बोल नहीं पा रही थी और इसकी झिझक से मखदूम के दिमाग में झमाका हुआ। मैं बाबा बनने वाला हूँ, यही कहना चाहती हूँ ना? इसने शरारत से पूछा तो शहरजादा इस बात में सर हिला गई और झिझकते हुए इसके गिरबान में चेहरा छुपा गई और वो खुशी से मसरूर हो गया। थैंक यू शहरजाद, तुमने मेरे सारे गिले शिकवे, मेरी सारी तिश्नगी मिटा दी। अल्लाह, मैं तेरा गुनाहगार इस काबिल नहीं था जितना तूने मुझे नवाज दिया। मेरे गुनाह माफ़ कर दे। वो खुशी के इन लम्हात में अपने रब का शुक्रगुजार हो रहा था। आओ फ़ोन करते हैं। वो एकदम उठकर बैठ गया। आज वो इतना खुश था कि इतनी खुशियाँ संभाली नहीं जा रही थी और वो इन खुशियों को सबके साथ बांटना चाहता था। किसको? ताई माँ को। इस वक्त शहरजाद को छंबा हुआ। हाँ उठो। वो इसे उठाकर फ़ोन सेट करीब खींच चुका था। अगर किसी को पता चल गया तो? शहरजाद को तशवीश हुई। हम अपनी माँ से बात करेंगे, पता चलता तो चलता रहे। हमने वो गांव, वो कबीला और हवेली छोड़ी, अपने माँ बाप और रिश्ते तो नहीं छोड़े ना? कम मौन यार, नंबर डायल करो। वो इसे नंबर डायल करने का कह रहा था और फिर रात के 3 बजे मतवातर बजते फ़ोन को मीरा बीबी ने ही रिसीव किया। आप नानी बनने वाली हैं, मखदूम ने छूटते ही सस्पेंस फैलाने वाले गंभीर अंदाज और लहजे में कहा था और मीरा बीबी हक्का बक्का रह गई, जबकि शहरजाद इसकी शरारत पर हंसी रोक रही थी। कौन हो तुम? आपका बेटा जो बाप बनने वाला है। मखदूम? वो खुशी से चिल्लाई। जी ताई माँ, आपका मखदूम, आपका बेटा, आपका दामाद। कैसी हैं आप? वो अभी से अपने असल लहजे में लौट आया था और फिर शहरजाद भी बातों में शरीक होगी। कभी वो फ़ोन छीन लेता और कभी वो झपट लेती थी। इसी तरह बातों शरारतों में मगन रात गुजरेगा पता ही ना चला। शायद खुशियों में यही हाल होता है, लम्हे हवाओं के झोंके की मानद गुजरते चले जाते हैं। सब कुछ सहल सा लगने लगता है, बिल्कुल ऐसे जैसे इंसान के सीने से गम का पहाड़ सिरक जाए तो वो खुली फिजाओं में लंबी लंबी खुशगवार सी सांसें लेने लगता है। इनके दिलों से भी गम, कदूरत और शिकायतों के पत्थर हट गए थे। वो भी खुशी की फ़िज़ा पाकर खुल के जी रहे थे और इस जीने में इनका बेटा भी शामिल हो चुका था। जिस रोज़ शहरजाद ने खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया, इसी रोज़ तौकीर शाह मीरा बीबी और बीबी जान को सबसे छुप के मिलाने के लिए ले आए थे। पीर साईं मिलने तो नहीं आए, मगर अपने नवासे और पोते का अकीका बड़ी धूमधाम से किया था। पहली सालगिरह पे मोमना पप्पो और इनकी फैमिली मखदूम और शहरजाद के घर रहने के लिए आई थी। वो बेपनाह खुश थे, क्योंकि इनके अपने भी इनकी खुशियों में शरीक होते रहते थे। बस अभी बाकायदा नहीं आए थे, मगर इन्हें यकीन था कि एक ना एक दिन वो सब इनसे मिलने सबके सामने आएंगे और तमाम फरसूदा और जाहिलाना रस्म व रवाज अपना वजूद खो बैठेंगे, क्योंकि आधा वजूद तो अभी भी खो ही चुका था, सिर्फ आधा बाकी था। और इस आधे जाहिलानापन को ख़त्म करने के लिए किसी और बहादुराना ठोस फैसले की देर थी। बस किसी और को कदम आगे बढ़ाना था, सिर्फ एक कदम, सिर्फ एक फ़ैसला, और फिर इस कदम पे और इस फैसले पर कायम रहना था। अपनी ज़ात पे एतमाद रखना था और अपने रब पर यकीन कामिल। मैनू लगता है अबीर लाला ने वधाना सी, लेकिन नावल मुक गया तो हुण कोई नहीं वधा सकता। ठीक है,
जी तो गाइज़ यहाँ पे हमारा नावल ये अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको ये नावल, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो ये नावल बड़ा ज़्यादा पसंद है। और यार वो जिसकी फरमाइश पे मैंने पढ़ा था वो बंदी नहीं नज़र आ रही, ना मुझे उसका कोई कमेंट नज़र आया। तो अगर आप तो ये नावल सुन रही हैं तो यार कमेंट्स तो करो ना, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ कि आपको पसंद आया नावल। तो बाकी सब भी बताइएगा कैसा लगा उनको ये नावल। और जिन लोगों की फरमाइशें पेंडिंग पे हैं या जिन्हों की बहुत टाइम से पेंडिंग पे है तो वो उन्होंने घबराना नहीं है, बस मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी करती रहूँगी फरमाइशें। अभी भी 3-4 नावल मेरे माइंड में हैं जो मैंने ना करने अपलोड, लेकिन समझ नहीं आ रही पहले कौन सा करूँ बाद में कौन सा करूँ। तो कल कोशिश करूँगी कि वीडियो बना के उनकी स्टोरी वगैरह आपको बता दूँ और उनके नेम मैं आपसे शेयर कर लूँ। फिर आप लोग जैसे बोलेंगे वो नावल हम स्टार्ट कर लेंगे और एक एक करके पढ़ लेंगे। 4-5 नावल दूँगी इस दफ़ा आपको ऑप्शन में ना, तो फिर दस देना केड़ा पहले नंबर पर पढ़ना तो केड़ा किस तरह पढ़ना, फिर वोटिंग के हिसाब से ना हम लोग रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो एक दफ़ा फिर मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि मेरे तायबू के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको खैर खैरियत से घर ले आए, घर आगे उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे, कल मिलेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।